इस प्रशिक्षण में हम मानवीय मूल्य के 9 महत्वपूर्ण भावों पर चर्चा करेंगे। यह प्रशिक्षण उन सभी के लिए है जो अपने व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों को समझने और बेहतर बनाने में रुचि रखते हैं। हम इस पाठ्यक्रम में विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता और प्रेम जैसे भावों की गहरी समझ प्राप्त करेंगे। विशेष रूप से इसको समझने से हम अपने रिश्तों को बेहतर ढंग से निभा सकते हैं। अब आइए हम श्रद्धा के भाव से शुरू करते हैं और इसे विस्तार से समझते हैं। सभी को नमस्ते। मैं मोहित श्रीवास्तव राज आनंद विभाग भोपाल से हूँ। मानवीय मूल्य के कार्यक्रम की श्रृंखला में आज हम सभी परिवार में जो व्यवस्था को लेकर के चर्चा चल रही थी उसको आगे क्रमवार पूरा करना है, जिसमें अभी तक संबंधों को लेकर के जितनी भी चर्चा हुई और उसमें महत्वपूर्ण बात ये निकली कि संबंध एक मानव में देखें तो सेल्फ का सेल्फ से है, मैं का मैं से है, और इन संबंधों में भाव है एक का दूसरे मैं के लिए। इन सभी फीलिंग्स को, भावों को हम पहचान सकते हैं और ये निश्चित हैं और ये संख्या में 9 है। इनका निर्वाह और मूल्यांकन करने से उभय सुख होता है। वो 9 भाव विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता और प्रेम। इससे पूर्व में विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता और वात्सल्य पर बात हो चुकी है। आज हम बात शुरू करेंगे श्रद्धा के भाव से कि ये श्रद्धा का भाव क्या है। इस पे हम लोग चर्चा शुरू करेंगे। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। मॉड्यूल 1, श्रद्धा और श्रेष्ठता की परिभाषा। इस मॉड्यूल में आप श्रद्धा और श्रेष्ठता के भाव को समझेंगे और 9 मानवीय भावों का पुनरावलोकन करेंगे। मॉड्यूल 2, श्रेष्ठता बनाम प्रतिस्पर्धा की मानसिकता। इस मॉड्यूल में आप श्रेष्ठता और प्रतिस्पर्धा की मानसिकता के बीच के अंतर को पूरकता की दृष्टि से जानेंगे। मॉड्यूल 3, गौरव और कृतज्ञता का परिचय। इस मॉड्यूल में आप गौरव और कृतज्ञता के भावों की परिभाषा और उनके आपसी संबंध को समझेंगे। मॉड्यूल 4, कृतज्ञता का व्यापक दृष्टिकोण। इस मॉड्यूल में आप समाज में मिलने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग को पहचान कर कृतज्ञता के भाव का विस्तार करना सीखेंगे। मॉड्यूल 5, कृतज्ञता पर आत्मचिंतन। इस मॉड्यूल में आप कुछ प्रश्नों के माध्यम से कृतज्ञता के भाव पर सेल्फ रिफ्लेक्शन करना और उसकी निरंतरता की जांच करना सीखेंगे। चलिए अब हम पहले मॉड्यूल को विस्तार से समझते हैं। इस मॉड्यूल में हम 9 भावों का पुनरावलोकन करते हुए श्रद्धा के भाव को समझेंगे। हम श्रेष्ठता यानी एक्सेलेंस की अवधारणा और उसके सही अर्थ पर भी चर्चा करेंगे। आप इन दोनों महत्वपूर्ण अवधारणाओं को आसानी से परिभाषित करना सीख जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने देखा कि विश्वास का मतलब किसी के इंटेंशन पर डाउट का ना होना विश्वास है। जो भी अंतर है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में, परिवार में जीते हुए जो भेद दिखाई पड़ता है, अंतर दिखाई पड़ता है, वो तो सिर्फ समझ का और योग्यता का है। कोई किसी को दुखी करना नहीं चाहता। इंटेंशन के प्रति इस शंका का ना होना ही विश्वास है। मानव का सही आकलन कर लेना मतलब वो मानव भी मेरे जैसा ही है, मैं भी सुखी होकर सुखी करना चाहता हूँ, वो भी सुखी होकर सुखी करना चाहता ही है। चाहने के लेवल पर हम और वो एक समान है। सुखी हो मैं भी समझकर ही हो सकता हूँ, वो भी समझकर ही हो सकता है। इतना ही अंतर है। स्नेह को देखें तो स्नेह का मतलब हमने उसको संबंधी के रूप में स्वीकारा हुआ है। जब सामने वाले को संबंधी के रूप में स्वीकार लेते हैं तो ममता और वात्सल्य के भाव से हम प्रस्तुत होते हैं। हम उसके शरीर के पोषण, संरक्षण की जिम्मेदारी को स्वीकारते हैं। इसको ममता कह रहे हैं। हम
उसको समझदार और जिम्मेदार बनाने की जो जिम्मेदारी को स्वीकारते हैं, उसको वात्सल्य कह रहे हैं। आज हम इस आगे बढ़ते हुए श्रद्धा को समझने का प्रयास करते हैं कि जो श्रद्धा का भाव है वो क्या है। श्रद्धा के भाव को समझने से पहले हमको एक्सीलेंस के बारे में समझना होगा, हमको श्रेष्ठता को समझना होगा कि श्रेष्ठ किसको कह रहे हैं, श्रेष्ठता क्या है। तो श्रेष्ठता को देखने जाएं तो ऐसा व्यक्ति जो चारों स्तर की व्यवस्था को समझकर जी रहा है। चारों स्तर का मतलब एक मानव के रूप में उसका जो होना है, परिवार में उसकी जो भागीदारी है उस जिम्मेदारी के साथ, समाज में उसकी जो भागीदारी है उस जिम्मेदारी के साथ, और प्रकृति अस्तित्व में जो उसकी भागीदारी है उस जिम्मेदारी के साथ जो जी रहा है, उसको हम श्रेष्ठ व्यक्ति कह रहे हैं। यानी एक व्यक्ति जो समझदारी जिम्मेदारी से जीते हुए अपनी भागीदारी को चारों स्तरों पर, जहाँ जहाँ एक मानव का जीना है वहाँ उसको सुनिश्चित कर रहा है, इसको श्रेष्ठता कह रहे हैं। ऐसे जीते हुए व्यक्ति को जब भी हम देखते हैं, जब भी किसी श्रेष्ठ मानव को देखते हैं जो जिम्मेदारी से जीते हुए अपने पार्टिसिपेशन को कर रहा है, उसके प्रति, उस श्रेष्ठ मानव के प्रति, उस श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति मेरे में जो भाव होगा उसको श्रद्धा कह रहे हैं। तो सामने जो व्यक्ति समझदारी से जिम्मेदारी से जी रहा है सभी स्तरों पर, तो ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को देखकर मेरे में जो भाव हो रहा है, जो घटना घट रही है, भाव के रूप में उसको कह रहे हैं श्रद्धा। ठीक से देखेंगे तो श्रेष्ठता के लिए कार्य करना और किसी दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना ये एक ही बात नहीं है। श्रेष्ठ व्यक्ति जो श्रेष्ठता में है या जो श्रेष्ठता के साथ जी रहा है, दूसरे भी व्यक्ति को अपने जैसा समझदार जिम्मेदार बनाने में सहायता करता है, उसका प्रयास करता है। जबकि प्रतियोगिता में जीता हुआ व्यक्ति, यानी प्रतियोगिता की मानसिकता से जीता हुआ व्यक्ति दूसरे को अपने स्तर तक पहुंचने से रोकता है। तो वो दोनों काम करता है, अपने को आगे ले जाने के लिए भी और दूसरे को अपने स्तर तक लाने से रोकता है। तो श्रेष्ठता और प्रतिस्पर्धा ये दोनों अलग अलग बात है, यानी एक्सीलेंस और कंपटीशन ये दोनों अलग बात है। आज के समय में हम एक्सीलेंस की जो समझ है, एक्सीलेंस के बारे में जो मान्यताएं हैं, एग्जाम्पल के रूप में जैसे एक बच्चा है जो मैथ में 100 नंबर लेके आता है, तो आज हम रिपोर्ट कार्ड में एक्सीलेंस लिखते हैं। क्या जो भी बच्चा, जो भी व्यक्ति किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 100 में 100 नंबर लेके आए, क्या हम उसे श्रेष्ठ कहें? ये प्रश्न है। तो ठीक से देखेंगे तो किसी पर्टिकुलर विषय में विशेषता तो हो सकती है किसी भी व्यक्ति की, किसी स्किल में कोई व्यक्ति विशेष तो हो सकता है, लेकिन स्किल में जो व्यक्ति विशेष है, क्या हम उसको श्रेष्ठ कहेंगे? तो श्रेष्ठता तो अलग बात है। तो विषय में किसी विशेषता तो हो सकती है, जैसे हम कहते भी हैं हृदय रोग विशेषज्ञ, किडनी रोग विशेषज्ञ। तो किसी पर्टिकुलर स्किल में, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, किसी पर्टिकुलर विषय में विशेष होना विशेषता कहलाता है, स्पेशलिस्ट हो सकता है, श्रेष्ठ नहीं हो सकता। श्रेष्ठ तो वो है जहाँ पर उसका जीना है, तो स्वयं के लेवल पर, परिवार के लेवल पर, समाज के लेवल पर, प्रकृति और पूरे अस्तित्व के स्तर पर जहाँ भी उसका जीना है, वहाँ जिम्मेदारी पूर्वक जीते हुए उसकी जो भी भागीदारी है, उसका जो भी रोल है, उसका जो भी पार्टिसिपेशन है, उसको करता है। ऐसे व्यक्ति को हम श्रेष्ठ व्यक्ति कह रहे हैं। और ऐसे जीते हुए व्यक्ति को, मानव को हम जब भी देखते हैं तो उसके प्रति मेरे में श्रद्धा का भाव होता है। इस मॉड्यूल में हमने जाना कि मानवीय संबंधों में श्रद्धा का भाव कितना महत्वपूर्ण है। हमने श्रेष्ठता की अवधारणा को समझा, जिसका अर्थ है व्यक्ति, परिवार, समाज और प्रकृति, इन चारों स्तरों पर
समझदारी और जिम्मेदारी से अपनी भागीदारी निभाना। हमने यह भी स्पष्ट किया कि श्रेष्ठता किसी एक स्किल में माहिर होने से कहीं ज्यादा बड़ी और गहरी बात है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। इस मॉड्यूल 2 में हम श्रेष्ठता बनाम प्रतिस्पर्धा की मानसिकता को समझेंगे। हम जानेंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है और एक श्रेष्ठ व्यक्ति कैसे दूसरों को विरोधी की जगह एक पूरक के रूप में देखता है। इस समझ से हम विरोध की मानसिकता से बच सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि प्रतिस्पर्धा और एक्सीलेंस ये दोनों अलग अलग बातें हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति जो प्रयास करता है उसको देखें और प्रतिस्पर्धा के लिए जो प्रयास कर रहा है अगर उसको कैटेगराइज करें तो श्रेष्ठ व्यक्ति की जो दृष्टि है, श्रेष्ठ व्यक्ति का जो नज़रिया है दूसरे मानव को देखने का, तो कैसा दिखता है? तो श्रेष्ठ व्यक्ति जब देखता है तो उसको दिखता है कि दूसरा मेरे जैसा है, उसमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ कमियाँ भी हैं। ये अच्छाइयाँ और कमियाँ कोई भेद नहीं है, हम भिन्न नहीं हैं, हम एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं। तो परस्पर पूरकता की दृष्टि से देखता है। सहज स्वीकृति के आधार पर निश्चितता रहती है, निरंतरता रहती है, बिना शर्तों के उन संबंधों का निर्वहन करता है। हमेशा दूसरों के पोषण का भाव होता है, दूसरों को अपने जैसा बनाने में सहयोग करता है, निरपेक्ष होता है, निश्चित तृप्ति बिंदु होती है। तो श्रेष्ठता के लिए जो प्रयास कर रहा है व्यक्ति, तो दूसरा मेरे जैसा है उसको ऐसा दिखता है, और जो भी योग्यता में कमी है वो परस्पर पूरकता के अर्थ में है। प्रतिस्पर्धा के लिए जो प्रयास कर रहा है उसका नजरिया क्या है देखने का, तो दूसरा मेरे जैसा नहीं है, मैं विशेष हूँ, मैं दूसरों से कोई बेहतर व्यक्ति हूँ, मैं अलग व्यक्ति हूँ। जो फीलिंग का स्तर है वो मान्यताओं पर, प्री कंडीशनिंग पर बेस्ड है, अनिश्चित है, परिवर्तनशील है, उसमें शर्तें हैं, उन शर्तों के बेसिस पर वो संबंधों का निर्वहन करता है। दूसरों का पोषण भी कर सकता है, शोषण भी कर सकता है, दूसरों को अपने जैसा होने से रोकता है, भेद को बनाए रखता है, हावी होता है, चालाकी करता है, शोषण करने का प्रयास करता है, सापेक्ष है, अनिश्चित तृप्ति बिंदु है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। एक सिचुएशन लेते हैं, मान लीजिए 2 क्लासरूम है। एक क्लासरूम ऐसा है जिसमें सभी बच्चे एक दूसरे को अपने जैसा बनाने में, यानी उनको जो भी पता है सभी बच्चों के साथ शेयर करते हैं। वहीं एक दूसरी क्लासरूम है, उस क्लासरूम के बच्चे दूसरे तक जो बात उनको पता है, जो भी क्वेश्चन उनको पता है, जो भी इम्पोर्टेंट बात उनको पता है, जो भी टीचर ने उनको इम्पोर्टेंट बताया है, उसको दूसरों को बताने से हिचकिचाते हैं या दूसरों को नहीं बताते हैं। तो एक क्लासरूम ऐसा है जिसमें बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं, जो भी उनको पता है शेयर कर रहे हैं। दूसरे क्लासरूम में उनको जो पता है वो शेयर नहीं कर रहे हैं। अब अनुमान लगाइए कि इन दोनों क्लासरूमों में किस क्लास का रिजल्ट अच्छा होगा। तो जाहिर सी बात है जिस क्लासरूम में बच्चे एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं, उस क्लासरूम का रिजल्ट अच्छा आने वाला है। तो श्रेष्ठता के लिए प्रयास कर रहे बच्चों का जो मानसिक विकास है वो एक दूसरे के सहयोग की भावना से है। प्रतिस्पर्धा के लिए प्रयास कर रहे बच्चे दूसरे व्यक्ति से शेयर करने में रोकते हैं अपने आप को, उन तक सही बात नहीं पहुंचाते, उस क्लास का रिजल्ट कम आएगा। इससे यह दिखता है कि श्रेष्ठता के लिए प्रयास और प्रतिस्पर्धा के लिए प्रयास अलग अलग बात है। प्रतिस्पर्धा की मानसिकता से जीता हुआ व्यक्ति सही को दूसरों तक बताने में, पहुंचाने में अपने आप को रोकता है। इवन कभी कभी इतना भी नहीं, सामने वाले को सही प्रश्न की जगह गलत प्रश्न बताता है। तो प्रतिस्पर्धा की मानसिकता वाला व्यक्ति अपने में सामने वाले व्यक्ति को जब देखता है तो किसी विरोध की मानसिकता से देखता है। इसको एक एग्जाम्पल से और समझ सकते हैं कि ये जो नज़रिया है दूसरे मानव को देखने का, अगर उसमें मानसिकता श्रेष्ठता की है तो क्या स्थिति है, और प्रतिस्पर्धा की है तो क्या स्थिति है। हम और आप भी कभी न कभी कहीं ना कहीं किसी एग्जामिनेशन सेंटर पर तो गए ही होंगे।
मान लेते हैं उस एग्जामिनेशन सेंटर पर 500 कैंडिडेट का सेंटर है। अब ये 499 लोग मेरे अलावा जो ये लोग हैं और मैं प्रतिस्पर्धा की मानसिकता से जी रहा हूँ, तो ये 499 लोग मुझे कैसे दिखेंगे? मेरे संबंधी दिखेंगे या मेरे विरोधी दिखेंगे? तो इसका एक्सप्लोरेशन जब हम अपने अंदर करते हैं, अपनी सहज स्वीकृति से इसके उत्तर को ढूंढने जाते हैं, तो हमें दिखता है कि वो सब हमें अपने विरोधी के रूप में दिखाई पड़ते हैं। तो प्रतिस्पर्धा की मानसिकता से जीता हुआ व्यक्ति दूसरों को अपने से कम देखता है और अपने को एक विशेष व्यक्ति के रूप में देखता है। वहीं श्रेष्ठता के लिए प्रयास कर रहा व्यक्ति दूसरे को मेरे जैसा है इस दृष्टि से देखता है और परस्पर पूरकता की दृष्टि से उपलब्ध रहता है, प्रस्तुत होता है, तत्पर रहता है, जो उसको पता है दूसरे को बताने के लिए और जो दूसरे को पता है सही उससे सीखने के अर्थ में। तो ऐसा दोनों में अंतर दिखाई पड़ता है। तो फाइनली अगर देखें तो श्रेष्ठता का मतलब क्या है? जो व्यक्ति जहाँ जहाँ भी जीना है, जीना कहाँ कहाँ है एक व्यक्ति का, तो इंडिविजुअल मानव के रूप में उसका जीना है, एक परिवार में उसका जीना है, एक समाज में उसका जीना है और पूरी प्रकृति अस्तित्व में उसका जीना है। इन चारों जगह पर मानव वो व्यक्ति समझदारी से अपनी जिम्मेदारी का, अपनी भागीदारी का निर्वहन कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ मानव कह रहे हैं। और ऐसे श्रेष्ठ मानव को जब हम जीते हुए देखते हैं तो उसके प्रति मेरे में एक भाव आता है, उसका नाम श्रद्धा है। इस भाव से जब सामने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं तो उस श्रद्धे से वो जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जिसके लिए मेरे में श्रद्धा का भाव है, तो हम उसको संज्ञा दे रहे हैं कि वो मेरा एक श्रद्धेय है। उस श्रद्धेय के जीने को देखकर हमें एक प्रेरणा मिलती है और हम उससे प्रेरित होते हैं और वैसा ही जीने का प्रयास करते हैं। इसको श्रद्धा कह रहे हैं। इस मॉड्यूल में हमने श्रेष्ठता और प्रतिस्पर्धा की सोच के बीच का अंतर समझा। हमने जाना कि श्रेष्ठता की सोच वाला व्यक्ति दूसरों को अपने सहयोगी और पूरक के रूप में देखता है, जबकि प्रतिस्पर्धा की सोच वाला व्यक्ति दूसरों को अपना विरोधी मानता है। क्लासरूम और एग्जामिनेशन सेंटर के उदाहरणों से यह अंतर और भी स्पष्ट हुआ। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। इस मॉड्यूल में हम गौरव और कृतज्ञता जैसे महत्वपूर्ण मानवीय भावों को समझेंगे। आप सीखेंगे कि गौरव का भाव क्या है और यह श्रेष्ठता के लिए प्रयास करने वालों के प्रति कैसे महसूस होता है। हम कृतज्ञता की परिभाषा और उसके महत्व को भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सही मायने में उस श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए जो हमारा सम्मान है कि हम वैसा जीने का प्रयास करते हैं, यही सही मायने में उसका सम्मान सुनिश्चित करता है। एक बार अगर हमको श्रेष्ठता समझ में आ गई तो फिर हम आगे के भावों को भी समझ सकते हैं, जैसे श्रद्धा को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। आगे बढ़ते हैं और गौरव के भाव को समझने का प्रयास करते हैं। तो गौरव का क्या मतलब है, उसकी डिफिनेशन को देखें। जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया, मतलब ऐसे मानव जो श्रेष्ठता की ओर अग्रसर है, श्रेष्ठता की तरफ प्रयास कर रहे हैं, अपनी समझ को, अपनी योग्यता को बढ़ा रहे हैं कि अस्तित्व में जो वास्तविकताएं हैं, जो रियलिटीज़ हैं, उन रियलिटीज़ को समझकर अपनी जिम्मेदारी को देखते हैं, अपनी भागीदारी को पहचानते हैं और वैसा प्रयास कर रहे हैं। तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए फैमिली मेंबर, एज ए सोसाइटी मेंबर, एज ए एंटिटी ऑफ एग्जिस्टेंस एंड नेचर, पूरी प्रकृति और अस्तित्व में उनका जो होना है, समाज में जो उनका होना है, परिवार में जो उनका होना है, उसको समझकर वैसा जीने का प्रयास कर रहे हैं।
ऐसे लोगों के प्रयास को जब हम देखते हैं, ऐसे मानवों को जब हम देखते हैं जो श्रेष्ठता की ओर अग्रसर हैं और प्रयासरत हैं, तो उनके लिए मेरे में जो भाव होगा उसका नाम गौरव है, उसको हम ग्लोरी कहते हैं। ये बात तभी हमको क्लियर हो सकती है जब हमको श्रेष्ठता के प्रति क्लियरिटी हो। तो श्रेष्ठता मतलब, हम लोगों ने पहले भी इसको देखा, मैं एक बार फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूँ। श्रेष्ठता का मतलब है एक ऐसा मानव जो मानव के रूप में परिवार में, समाज में और प्रकृति में और इस पूरे अस्तित्व में समझदारी, जिम्मेदारी और अपनी भागीदारी क्या है उसको सुनिश्चित करते हुए जी रहा है, वो श्रेष्ठ है। और ऐसा जीने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उनके प्रति मेरे में जो भाव है उसका नाम गौरव है। और जो अगला भाव है 9 भाव में, वो है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। इसको समझते हैं। जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया उनके प्रति भाव, फीलिंग फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट फॉर माई एक्सीलेंस। कृतज्ञता एक ऐसा भाव है कि इसको अगर हम अपनी व्यापक दृष्टि से देखें तो बहुत सारे लोगों के प्रति हम कृतज्ञ हो सकते हैं। मतलब इसको समझने जाएं तो मैं परिवार में जीते हुए ये जो दूसरे मानव हैं उसके व्यवहार में जो ममता का भाव, जो स्नेह का भाव, जो विश्वास के भाव को मैं अगर देख पाता हूँ तो मैं यह भी देख पाता हूँ कि दूसरा व्यक्ति मेरी सही समझ को और सही भाव को बढ़ाने में सहयोगी रहा है या सहयोगी है। अभी भी परिवार के वो दूसरे व्यक्ति मेरी जो शरीर की आवश्यकताएं हैं सुविधा के रूप में, तो मेरी आवश्यक सुविधा को उपलब्ध कराने में मेरे सहयोगी रहे हैं या हैं। तो कृतज्ञता के भाव को समझने जाएं तो हम देखते हैं कि वो सभी जिन्होंने मेरी अंडरस्टैंडिंग, मेरी समझ और मेरे भाव को ठीक करने में सहयोग किया है, मेरी समझ को बढ़ाने में सहयोग किया है, जो वास्तविकता है उसका साक्षात्कार कराने में, उसका आभास कराने में मेरा सहयोग किया है। साथ ही जिन्होंने मेरी शरीर की आवश्यकताओं को उपलब्ध कराया है या करा रहे हैं, उसमें सहयोगी रहे हैं, उन सभी के प्रति मेरे में जो भाव है वो उसको कृतज्ञता कहते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल करके समझते हैं कि एक मानव के रूप में हमारा जो होना है, हम इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जो हमारा होना है वो हमारे चाहने से नहीं है, वो अस्तित्व के और प्रकृति के किसी नियम से हम यहाँ हैं। माता पिता के संयोग से हमारा इस धरती पर होना हुआ है, और जब हम इस धरती पर आए तो हमारी आंखें भी बंद थी, हमारे शरीर में वो ताकत भी नहीं थी कि हम कुछ कर सकें खुद से, और हमारी योग्यता भी नहीं थी उतनी। तो जिस परिवार में भी हमारा जन्म हुआ, वहाँ पर उपस्थित वो परिवार के दूसरे सदस्य जिन्होंने मेरे साथ अपने संबंध को पहचाना और उस संबंध के निर्वहन में के लिए ममता के भाव से, स्नेह के भाव से, विश्वास के भाव से ही प्रस्तुत हुए। और हमारी सभी आवश्यकताएं, अब जब सभी आवश्यकताएं कह रहे हैं तो दोनों आवश्यकताएं, एक शरीर के पोषण के लिए जो आवश्यक सुविधा है उसके प्रति जिम्मेदारी उठाई, और मुझे समझदार जिम्मेदार बनाने के लिए भी वात्सल्य के भाव की जिम्मेदारी निभाई। तो उन लोगों के सहयोग से ही मेरा होना है। तो आज मैं जिस भी स्थिति में हूँ, जीवन के जिस पड़ाव पर भी हम सब हैं और जैसे भी हैं, उसमें परिवार के उन सभी लोगों का सहयोग रहा है जिन्होंने
मेरी समझ और मेरे शरीर के पोषण के अर्थ में सहयोग किया है। और देखने जाएंगे डिटेल में तो माता पिता के अलावा परिवार के वो सदस्य जिन्होंने कभी हमको अपनी गोद में खिलाया है, और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वो शिक्षक जिन्होंने हमको पढ़ना लिखना सही की तरफ हमारा ध्यान आकर्षण कराया है, वो हमारे रिलेटिव्स जिन्होंने समझ के लेवल पर या शरीर की आवश्यकता के लेवल पर किसी न किसी रूप में हमारा सहयोग किया है, वो हमारे मित्र, उन सब के प्रति मेरे में जो भाव है उसको कृतज्ञता कह रहे हैं। क्यों? हम ये देख पा रहे हैं कि इन कई सारे लोगों का आज हम जहाँ खड़े हैं उन सब में इनका सहयोग रहा है। इस मॉड्यूल में हमने दो नए भावों गौरव और कृतज्ञता को समझा। हमने सीखा कि गौरव का भाव हम उन लोगों के प्रति महसूस करते हैं जो श्रेष्ठता पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वहीं कृतज्ञता का भाव उन लोगों के प्रति होता है जिन्होंने हमारी समझ बढ़ाने में या हमारी जरूरतों को पूरा करने में हमारी मदद की है, जैसे हमारे माता पिता और शिक्षक। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। इस मॉड्यूल 4 में हम कृतज्ञता को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखेंगे। हम समझेंगे कि यह सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें पूरे समाज का योगदान है। हम अपने जीवन में समाज के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग को पहचानना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस दृष्टि को और फैला के देखें, अपने नज़रियों को और व्यापक करें तो हमको दिखता है कि हमारे घरों में जो एक रोटी भी बनती है उस रोटी में भी कितने सारे लोगों का सहयोग है। जिन ठंडी की रातों में हम अपने घरों में रजाई ओढ़ के लेटते हैं, उन्हीं सर्दियों की रातों में किसी खेत में कोई किसान गेहूं की फसल को सींच रहा होता है। तो घर में एक रोटी बनने की प्रक्रिया को भी देखेंगे तो कहीं दूर कोई किसान इस काम को करता है। कई सैकड़ों लोग मिलकर उस खेती को करते हैं, कई लोग मिलकर उसको काटते हैं, कई दूसरे अन्य लोग उसको बाजार तक पहुंचाते हैं, फिर कोई लेकर हमारे घर आता है, फिर वो गेहूं आटे में बदला जाता है, फिर हमारे घर का कोई सदस्य उसकी रोटी बनाता है। इतने सारे लोगों के सहयोग के बाद हमारे लिए वो एक रोटी तैयार होती है। तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत सारे लोगों का सहयोग है। हम इस बात को जब देख पाते हैं तो उनके प्रति हम कृतज्ञता के भाव से भर जाते हैं कि इतने सारे लोगों का सहयोग रहा है मेरे होने में, तो हम उन सभी के प्रति कृतज्ञ होते हैं। तो माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, मित्र, शिक्षक और समाज के वो सभी जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे सहयोगी रहे हैं। आज हम जिस स्थिति में हैं, जहाँ भी हैं, उन सभी के प्रति मेरे में जो भाव है उसका नाम कृतज्ञता है। कृतज्ञता के भाव को आप अपने नज़रिए से जितना फैला के देखना चाहें देख सकते हैं। तो आज हम जहाँ भी हैं, एग्जाम्पल के लिए ये जो भाषा मैं बोल रहा हूँ, हिंदी भाषा, ये हमारी बनाई हुई नहीं है, हमको मानवीय परंपरागत तरीके से मिली है। अगर ये भाषा न होती तो शायद मैं इस बात को न कह पाता, न आप तक पहुँच पाती। तो मानवीय परंपरा में वो सभी हमारे पूर्वज जिनका बहुत योगदान है, आज जो भी समाज की स्थिति है, हम आज जहाँ भी हैं, उनमें उन सभी का योगदान है। तो कृतज्ञता के भाव को दृष्टि में फैलाएंगे तो जहाँ तक हम देख सकते हैं तो पूरी मानवीय परंपरा के प्रति कृतज्ञ होना तो हम हो ही सकते हैं। वो नज़रिया हमारा होने की ज़रूरत है। तो जितना छोटे में देखना चाहें कृतज्ञता को देख सकते हैं, तो कम से कम माता पिता के रूप में, परिवार के अन्य सदस्यों के रूप में उन्होंने तो किया ही है। वो जैसे थे, उनकी जो भी योग्यता थी, जितनी भी योग्यता थी, उसके अनुरूप उन्होंने मैक्सिमम देने का प्रयास किया है।
तो उन सभी के प्रति कृतज्ञ होना जिन्होंने मेरा कैसे भी सहयोग किया है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मेरे सहयोगी रहे हैं, उन सभी के प्रति, वो चाहे समझ के को बढ़ाने में रहे हों या मेरी शरीर की किसी आवश्यकता को पूरा करने के अर्थ में रहे हों, उन सभी के प्रति मेरे में जो भाव है उसको कृतज्ञता कह रहे हैं। वो कृतज्ञता है। इस मॉड्यूल में हमने कृतज्ञता को व्यक्तिगत संबंधों से आगे बढ़कर एक सामाजिक नजरिए से देखा। एक रोटी के उदाहरण से हमने समझा कि हमारे जीवन को सुगम बनाने में किसान से लेकर बाजार तक अनगिनत लोगों का अप्रत्यक्ष योगदान है। हमने यह भी जाना कि हमें अपनी भाषा और पूरी मानवीय परंपरा के प्रति भी कृतज्ञ होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा आज का जीवन संभव हो पाया है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। इस मॉड्यूल 5 में हम कृतज्ञता पर आत्मचिंतन करना सीखेंगे। हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से यह जांचेंगे कि हमारा ध्यान दूसरों द्वारा की गई मदद पर है या जो मदद नहीं मिली उस पर। इससे आप अपने अंदर कृतज्ञता के भाव का मूल्यांकन कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ध्यान देना क्या है इसमें, अगर देखेंगे तो जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, अपने अंदर जो जांच परख करनी है हमको, तो जांचें कि क्या आप उन लोगों के प्रति कृतज्ञता का भाव है जिन्होंने आपके जीवन में आपके लिए प्रयास किया। क्या आप दोनों की प्रशंसा कर पाते हैं, जो आपके लिए किया गया और जो आपके लिए लोग नहीं कर पाए। जो आपके लिए नहीं किया जा सका शायद उसी पर ज़्यादा ध्यान होता है। अपने अंदर रिफ्लेक्ट करके देखिए कि आज हमारा ध्यान किन चीज़ों पर ज़्यादा है। परिवार के लोगों ने हमारे साथ जो जो किया है हम वो याद रखते हैं, या जो जो नहीं किया हमको वो याद है। दूसरा, अपने अंदर जांच परख करके देखिए कि हमारे में जो दूसरे के प्रति कृतज्ञता का भाव है, क्या वो निरंतर बना रहता है या कभी होता है ये भाव और कभी नहीं होता है। क्या हमारा प्रयास स्वयं में सेल्फ के लेवल पर सही को समझने और सही भाव को सुनिश्चित करने और परस्परता में व्यक्त करने के अर्थ में है, या दूसरे से कोई फीलिंग मिल जाए, कोई भाव मिल जाए, कोई कह दे आप अच्छे हैं, कोई नमस्ते कर ले, इस अर्थ में है। तो कृतज्ञता के भाव को अपने में जांच परख करने के लिए इन 3 बिंदुओं के आधार पर अपने में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि क्या हम दोनों की प्रशंसा कर पाते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। परिवार में जीते हुए घर की वो महिला पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, बहन के रूप में, जिस रूप में भी है, मेरी संबंधी के रूप में हमारे लिए भोजन पकाती है। महीने के 29 दिन हमारी पसंद का खाना बनता है और एक दिन दाल में नमक कम हो जाता है और उस दिन हम क्या कहेंगे, क्या कहते हैं जनरली, ये खाना किसने बनाया है, खाना बनाना भी नहीं आता है। इस तरीके के बिहेवियर से अपने ऊपर क्या ध्यान जाता है, हमको क्या ध्यान है। 29 दिन जिसने खाना बना के ठीक खिलाया, क्या हम उसको अप्रिशिएट कर पा रहे हैं, क्या हम उसके प्रति कृतज्ञ हैं, या एक दिन उससे जो नहीं हुआ हम उसकी शिकायत से भरे हुए हैं। ये अपने अंदर हम रिफ्लेक्ट करके देख सकते हैं। अगर हम कृतज्ञता के भाव से जी रहे हैं तो हमको ये दिखता है कि बाकी के दिनों में तो मेरी माँ ने, मेरी पत्नी ने, मेरी बहन ने दाल में नमक ठीक ही डाला है। आज ज़रूर कोई बात है जिसकी वजह से ये हुआ है, या तो उनकी व्यस्तता है, या फिर उनकी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या फिर हो सकता है ह्यूमन एरर कि वो भूल गए हों। तो हम पूछ सकते हैं, हम कह सकते हैं, आज मेरे लिए दाल में जो नमक है मुझे कुछ कम लग रहा है। ये कब कह सकते हैं हम? ये तब कह सकते हैं जब हमारे अंदर वो 29 दिन जिसने जो किया है वो याद हो। ये जो 29 दिन का हमें याद है उसको कृतज्ञता कह रहे हैं। हम कृतज्ञता के भाव में हैं कि उनके द्वारा 29 दिन तो किया ही गया है। ये एग्जाम्पल मैं अपने अंदर रिफ्लेक्शन के लिए दे रहा हूँ कि हम और आप इस बात को अपने में रिफ्लेक्ट करें कि परिवार में जीते हुए हम कितने समय तक लोगों के प्रति कृतज्ञता के भाव से जीते हैं।
परिवार में जीते हुए आप देखेंगे तो एक छोटा बच्चा भी कभी ना कभी हमारे लिए कुछ सहयोग तो किया ही है। भले ही उसने एक गिलास पानी ही दिया हो तो उसका सहयोग तो है ही। भले ही उसने कभी एक चादर लाके दी हो, भले ही उसने कभी एक तकिया लाके दिया हो, लेकिन हमारे जीने में उसका सहयोग तो है ही। क्या हम इस दृष्टि से उस मानव को देख पाते हैं, उस व्यक्ति को देख पाते हैं, या परिवार के उस दूसरे व्यक्ति को देख पाते हैं? अगर देख पाते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे में कृतज्ञता का भाव निरंतर है। अन्यथा हमको दोबारा अपने अंदर रिव्यू करने की ज़रूरत है कि हम कृतज्ञता के भाव से जी रहे हैं या कृतज्ञता के भाव के अभाव में ज़्यादा समय हमारा गुजरता है और हम शिकायतों के साथ जीते हैं और अपने अंदर परेशान भी होते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसको हम सब अपने में रिफ्लेक्ट करके देखें कि हम कहाँ पर हैं आज। एक परिवार में जीते हुए हमारा जो होना है उसमें आज हम रिफ्लेक्ट करके देखें कि परिवार में जीते हुए हमारा जो होना है उसमें हम लोगों के प्रति कितने कृतज्ञ हैं, क्योंकि सबका योगदान तो है ही। हमको दिखता हो तब भी, नहीं दिखता हो तब भी योगदान तो सभी का है, तभी हम आज यहाँ पर हैं। हम जैसे भी हैं सभी के योगदान से हैं। इसको कृतज्ञता का भाव कह रहे हैं। हम सभी इसको अपने में रिफ्लेक्ट करें, देखें कि हम आज किस स्थिति में हैं। इस मॉड्यूल में हमने कृतज्ञता के भाव पर आत्मचिंतन किया। हमने कुछ महत्वपूर्ण सवाल उठाए, जैसे कि हम जो किया गया है उसकी सराहना करते हैं या जो नहीं हुआ उसकी शिकायत करते हैं। दाल में नमक कम होने के उदाहरण से हमने देखा कि कैसे कृतज्ञता का भाव हमारी प्रतिक्रियाओं को सकारात्मक बना सकता है और रिश्तों में शिकायतों को कम कर सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं निष्कर्ष की ओर। इस कोर्स में हमने मानवीय संबंधों को बेहतर बनाने वाले कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण भावों को समझा। चलिए मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। हमारी पहली सीख श्रद्धा और श्रेष्ठता के सही अर्थ को समझना था। श्रद्धा का भाव श्रेष्ठता की पहचान करने से ही जन्म लेता है। श्रेष्ठता का मतलब केवल किसी काम में निपुण होना नहीं है, बल्कि जीवन के सभी 4 स्तरों व्यक्ति, परिवार, समाज और प्रकृति के साथ अपनी जिम्मेदारी को समझकर उसे पूरा करना है। जब हम इस नजरिए से सोचते हैं तो दूसरे लोग हमें प्रतियोगी नहीं बल्कि सहयोगी और पूरक लगने लगते हैं। यह समझ हमारे अंदर एक सकारात्मक बदलाव लाती है, जिससे हम दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित होते हैं और हमारे संबंध गहरे और विश्वासपूर्ण बनते हैं। हमारी दूसरी सीख गौरव के भाव को पहचानना था। गौरव का भाव हम उन लोगों के प्रति महसूस करते हैं जो श्रेष्ठता पाने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं, भले ही वे अभी सफल न हुए हों। यह भाव हमें दूसरों के प्रयासों का सम्मान करना सिखाता है। जब हम अपने आसपास के लोगों में, चाहे वे हमारे सहकर्मी हों, परिवार के सदस्य हों या समाज में कोई और, श्रेष्ठता के लिए किए जा रहे प्रयास को पहचानते हैं और उसकी सराहना करते हैं, तो एक बहुत ही सकारात्मक और प्रेरणादायक माहौल बनता है। यह हमें सिखाता है कि हमें केवल परिणाम की नहीं, बल्कि उस तक पहुंचने के लिए की गई मेहनत की भी कद्र करनी चाहिए। हमारी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सीख कृतज्ञता के भाव को अपने जीवन में व्यापक रूप से उतारना था। कृतज्ञता सिर्फ किसी के द्वारा की गई सीधी मदद के लिए धन्यवाद कहना नहीं है। यह उन अनगिनत लोगों और व्यवस्थाओं के योगदान को पहचानने का भाव है जिनकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है। सुबह की चाय से लेकर रात के भोजन तक, हमारे पहने हुए कपड़ों से लेकर हमारे ज्ञान तक, हर चीज में अनगिनत लोगों का अप्रत्यक्ष सहयोग शामिल है। जब हम इस सच्चाई को महसूस करते हैं तो हमारे अंदर से शिकायत का भाव कम हो जाता है और हम हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभारी महसूस करते हैं। यह दृष्टिकोण हमारे जीवन में संतोष और खुशी लाता है। अब इस कोर्स के समापन पर चलिए एक अंतिम प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं, जिसको सफलतापूर्वक खत्म करके आप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं।